उस समय रतन टाटा अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई के दौरान लॉस एंजलिस में कुछ समय बिताया। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक महिला कैरोलिन एमंस से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अब रतन टाटा और कैरोलिन एक दूसरे के करीब आ गए थे और उन्होंने शादी करने का विचार बनाया। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे शादी के लिए इच्छुक थे। कैरोलिन की भी इच्छा थी कि वे रतन टाटा के साथ भारत आएं और उनका जीवन साथी बने। उसी समय भारत में रतन टाटा की दादी यानी कि तबीयत खराब थी और उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। रतन टाटा को उम्मीद थी कि कैरोलिन भारत आकर उनसे मिलेंगी और रतन टाटा की भी चाह थी कि वह कैरोलिन को भारत लेकर आएंगे और दोनों शादी करेंगे। लेकिन उसी दौरान भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, 1962 का भारत चीन युद्ध, जिसके कारण कैरोलिन के परिवार ने उसे भारत जाने की अनुमति नहीं दी। उधर कैरोलिन के माता पिता भारत जाने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय भारत और अमेरिका की सांस्कृतिक दूरियां और अलग-अलग जीवन शैली ने उनके रिश्ते को और मुश्किल बना दिया। आखिरकार परिस्थितियों के चलते रतन टाटा और कैरोलिन एमंस का रिश्ता खत्म हो गया। रतन टाटा फिर कभी शादी बंधन में नहीं बंधे, लेकिन रतन टाटा ने इस रिश्ते को हमेशा सम्मान के साथ याद किया। उन्होंने कभी भी इस अधूरे प्यार को लेकर शिकायत नहीं की, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा माना। हालांकि उनके जीवन में कुछ और रिश्ते भी आए, लेकिन वे कभी शादी के बंधन में नहीं बंधे। उन्होंने एक बार कहा था कि वे अपने निर्णय से खुश हैं और इसका कोई अफसोस नहीं है। लेकिन कुछ वक्त बाद एक और कहानी ने जन्म लिया। फिल्म एक्ट्रेस और इंडियन डायरेक्टर रही सिमी गरेवाल की। रतन टाटा और सिमी गरेवाल की पहली मुलाकात 1960 के दशक में हुई थी। उस समय रतन टाटा अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे थे और टाटा समूह में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। वहीं सिमी गरेवाल बॉलीवुड में अपने करियर की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी। सिमी गरेवाल एक एक्ट्रेस थी, जबकि रतन टाटा बेहद सादगी और शालीनता से भरे हुए इंसान थे। लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और आपसी समझ बन गई। रतन टाटा और सिमी गरेवाल के बीच नजदीकियां थीं और कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। हालांकि इस रिश्ते को लेकर दोनों में से किसी ने भी कभी सार्वजनिक रूप से ज्यादा कुछ नहीं कहा। सिमी गरेवाल ने अपने एक इंटरव्यू में यह स्वीकार किया था कि वह रतन टाटा को बेहद पसंद करती थीं और उन्हें एक आदर्श पुरुष मानती थीं। उन्होंने कहा था कि रतन टाटा की सादगी, उनकी ईमानदारी और उनका स्वभाव उन्हें बहुत आकर्षित करता था। टाटा की तरह सिमी गरेवाल भी कभी शादी नहीं कर पाईं। ऐसा माना जाता है कि दोनों के बीच करीबी रिश्ता होने के बावजूद किसी न किसी कारण से यह रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया। रतन टाटा हमेशा से ही अपनी निजी जिंदगी को लेकर बहुत रिजर्व रहे हैं। उन्होंने कभी भी अपने निजी मामलों को मीडिया के सामने उजागर नहीं किया। सिमी गरेवाल अपने करियर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी थीं और रतन टाटा भी उस समय अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में व्यस्त थे। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने खुद यह बताया था कि वह एक बार शादी के करीब पहुंचे थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि यह संभव नहीं हो सका। सिमी गरेवाल ने एक इंटरव्यू में कहा था, रतन टाटा एक अद्भुत इंसान है। उन्होंने जो सफलता हासिल की है वह उनकी मेहनत और ईमानदारी का परिणाम है। मुझे हमेशा उन पर गर्व रहेगा। रतन टाटा का करियर टाटा ग्रुप से जुड़ा था, लेकिन उनके जीवन की शुरुआत सामान्य नहीं थी। जब वे युवा थे तब टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी उनके चाचा JRD टाटा के पास थी। रतन टाटा को शुरुआत में ही कंपनी में कोई उच्च पद नहीं मिला। वह धीरे धीरे कंपनी के विभिन्न विभागों में कार्य करते रहे और खुद को साबित किया। हालांकि रतन टाटा का बचपन सामान्य था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अमेरिका के आर्सेनल स्कूल और फिर अमेरिकी विश्वविद्यालय से की, जहां उन्होंने वास्तुकला और निर्माण इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। इसके बाद रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 1975 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर MBA की डिग्री हासिल की। 1971 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन इस पद को प्राप्त करने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। JRD टाटा, जो एक महान उद्योगपति थे, रतन टाटा को अपनी विरासत सौंपने का निर्णय लिया था। इसके बाद रतन टाटा ने कंपनी की कार्यप्रणाली को समझा और धीरे धीरे कंपनी के अलग अलग सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के तहत कई बड़े बड़े कंपनियों को संभाला
और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और टाटा केमिकल्स जैसी प्रमुख कंपनियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रतन टाटा की सबसे बड़ी सफलता उन निर्णयों में थी जो उन्होंने टाटा ग्रुप्स के विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश को लेकर किए थे। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को दुनिया की प्रमुख IT कंपनी में बदल दिया। इसके अलावा उन्होंने टाटा मोटर्स के जरिए 2008 में जैगुआर लैंड रोवर खरीदकर टाटा ग्रुप को एक अंतर्राष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी के रूप में स्थापित किया, जो टाटा ग्रुप के लिए बड़ी उपलब्धि में से एक था। रतन टाटा का सबसे प्रसिद्ध और साहसिक कदम था टाटा नैनो कार का निर्माण, जिसे सस्ती कार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यह कार एक छोटे, सुरक्षित और सस्ते वाहन के रूप में भारत में सबसे बड़ी जनसाधारण जरूरत को पूरा करने की दिशा में एक कदम था। हालांकि यह परियोजना पूरी तरह से सफल नहीं रही। रतन टाटा का सपना था कि भारत के आम लोगों के लिए एक ऐसी कार बनाई जाए जो सस्ती हो और 2 पहिया गाड़ियों का एक सस्ता और सुरक्षित विकल्प हो। उन्हें 1 लाख की कार बनाने का विचार दिया, जो एक क्रांति लाने का वादा करती थी। टाटा नैनो को 2008 में लॉन्च किया गया था। प्रमुख मकसद मिडिल क्लास फैमिली को उनकी पहली कार देना था। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में पहचान बना गई और टाटा ग्रुप ने इसे पीपुल्स कार कहते हुए प्रमोट किया। जहां विदेशों में इसे सम्मान की नजर से देखा गया, वहीं भारत में टाटा नैनो एक सस्ती कार होने के कारण लोगों ने इसे सस्ती कार के रूप में देखा। भारत में चिप शब्द का मतलब लो क्वालिटी भी होता है, जिस कारण से नैनो की इमेज गिर गई। जिस टारगेट ऑडियंस के लिए कार बन गई थी, उन्हें इसे खरीदने से हेट किया, क्योंकि वो इसे अपनी स्टेटस के खिलाफ समझने लगे। टाटा नैनो की मार्केटिंग में सिर्फ सस्ती कार के रूप में प्रेजेंट किया गया, लेकिन इसके फीचर्स और ड्यूरेबिलिटी को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। ब्रांडिंग एक ऐसी तरीके से की गई जो लोअर और मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट बनाती थी, लेकिन शहरी खरीदारों को आकर्षित करने में फेल रही। टाटा नैनो का पहला प्लांट सिंगूर, पश्चिम बंगाल में लगाया गया था, लेकिन राजनीतिक विवाद और विरोध के कारण प्लांट को बंद करना पड़ा। बाद में टाटा ने सानंद, गुजरात में अपना प्लांट शुरू किया, लेकिन इस प्रक्रिया ने लॉन्च में देरी कर दी, जिसका नैनो की बिक्री पर असर पड़ा। टाटा नैनो की बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाए गए। कुछ रिपोर्ट्स में कार में आग लगने की घटनाएं सामने आईं, जिसमें नैनो की प्रतिष्ठा और गिर गई। भारत के कस्टमर्स लग्जरी और ज्यादा फीचर रिच कार की तरफ बढ़ने लगे। एंट्री लेवल सेगमेंट में नैनो का कंपटीशन ज्यादा हो गया था, जैसे मारुति सुजुकी, ऑल्टो और हुंडई इओनन। नैनो के इंटीरियर और परफॉर्मेंस को लेकर कस्टमर्स पुराने हो चुके थे और कमजोर समझने लगे। नैनो की बिक्री 2010 के बाद गिर गई। 2018 तक ये स्थिति आ गई थी कि हर महीने सिर्फ कुछ ही यूनिट शेल हो पा रही थी। टाटा मोटर्स ने 2019 में नैनो के प्रोडक्शन को ऑफिशियली बंद कर दिया। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि टाटा नैनो का एक अच्छा आइडिया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन और मार्केटिंग सही तरीके से नहीं हो पाई। उन्होंने यह भी बताया कि अगर नैनो को पीपुल्स कार के बजाय एक स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट अर्बन कार यानी शहरी कार के रूप में प्रमोट किया जाता है, तो शायद इसका सफल होना संभव होता। फिर भी इसे एक महान विचार और साहसिक निर्णय माना गया। टाटा नैनो के सफर से ये सीखा जा सकता है कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक प्रोडक्ट की सफलता के लिए कितनी जरूरी है। इसके अलावा रतन टाटा ने टाटा स्टील को यूरोप में सबसे बड़ी स्टील कंपनी में तब्दील किया और टाटा पावर को भारतीय पावर सेक्टर में एक अग्रणी कंपनी के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के तहत कई महत्वपूर्ण कंपनियों को संभाला और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS और टाटा केमिकल्स जैसी प्रमुख कंपनियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका सबसे बड़ा योगदान समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण में है, जहां उन्होंने अपने व्यवसाय के माध्यम से समाज के लिए एक स्थायी और सकारात्मक प्रभाव छोड़ने का प्रयास किया। वे एक विनम्र और परोपकारी व्यक्ति थे, जिन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों के लिए अच्छे कार्यकारी माहौल की योजना बनाई। रतन टाटा ने 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया और इसके बाद उनके स्थान पर नटराजन चंद्रशेखरन को पदभार सौंपा। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण विकास किए और आज भी उनकी सफलता की कहानियां
उद्योग जगत में जानी जाती हैं। अब टाटा को यहां तक लाने वाले हाथ की बात करें तो उनका नाम भी इतिहास के पन्नों में लिखा गया। उनका नाम जमशेदजी नुसेरवानजी टाटा है। जमशेदजी नुसेरवानजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता नुसेरवानजी टाटा एक छोटे व्यापारी थे और पारसी समुदाय के पारंपरिक व्यवसाय, व्यापार और बैंकिंग से जुड़े थे। जमशेद जी का झुकाव शुरू से ही व्यापार की ओर था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नवसारी में प्राप्त की और बाद में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उनमें व्यापार और औद्योगिकीकरण के प्रति रुचि जागृत हो गई। उन्होंने सन 1958 में स्नातक किया, जो उन दिनों एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। सन 1859 में स्नातक के बाद जमशेद जी अपने पिता के साथ उनके व्यापार में शामिल हो गए। उनके पिता का मुख्य व्यवसाय चीन और ब्रिटेन के साथ अफीम, सूती वस्त्र और अन्य व्यापारिक वस्तुओं का आयात निर्यात था। जमशेद जी को व्यापार के कई पहलुओं की जानकारी मिली और उन्होंने विभिन्न देशों में यात्रा कर व्यापार के नए अवसरों की तलाश की। 1968 में उन्होंने अपने पिता से अलग होकर खुद का व्यवसाय शुरू किया और मात्र 21,000 रुपए की पूंजी के साथ टाटा एंड सन्स की स्थापना की। यह वह समय था जब ब्रिटिश हुकूमत भारतीय उद्योगों को बढ़ने नहीं दे रही थी, लेकिन जमशेद जी टाटा ने अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने की ठानी। सन 1874 में जमशेद जी ने नागपुर में वैश्यवर्णीय में इम्प्रेस मिल्स की स्थापना की। यह मिल ब्रिटिश मिलों से बेहतर थी क्योंकि इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया था। उन्होंने कपास की गुणवत्ता में सुधार किया और भारत में पहली बार कामगारों के लिए बेहतर वेतन, स्वास्थ्य सुविधाएं और आवास की व्यवस्था की। इस मिल की सफलता के बाद उन्होंने कई अन्य मिलों की भी स्थापना की। जमशेद जी टाटा केवल एक व्यापारी नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी थे। उन्होंने महसूस किया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टील, बिजली और उच्च शिक्षा की जरूरत है। टाटा स्टील की स्थापना 1907 जमशेद जी टाटा का सबसे बड़ा सपना भारत में एक स्वदेशी इस्पात स्टील उद्योग स्थापित करना था, ताकि भारत को ब्रिटिश इस्पात पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने अमेरिका, यूरोप और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन किया और पाया कि झारखंड में साकची क्षेत्र स्टील उत्पादन के लिए सही था। हालांकि 1904 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके बेटे सरदोराबजी टाटा ने और सहयोगियों ने उनका सपना पूरा किया। 1907 में TIS को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, अब टाटा स्टील की स्थापना हुई। यह भारत की पहली स्टील कंपनी थी जिसने देश के औद्योगिकीकरण को एक नई दिशा दी। टाटा ग्रुप के मुख्य ऑर्गेनाइजेशन टाटा सन्स की लगभग 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट्स के पास है। इसका अर्थ है कि टाटा ग्रुप की कंपनियों से जो भी लाभ प्राप्त होता है, उसका एक बड़ा हिस्सा इन ट्रस्ट्स के माध्यम से समाज सेवा में लगाया जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान टाटा ट्रस्ट्स और टाटा सन्स ने 1,500 करोड़ लगभग $200 मिलियन का योगदान दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान पर सालाना 2,000 करोड़ से अधिक खर्च किया जाता है।